2022 में बहुत सीवियर अटैक आया और कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति हो गई, 5 दिन में आईसीयू में रहा। उसके बाद से फिर हम लोग परेशान रहे कि ये बार बार हो रहा है। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं सर, तो वहाँ पे उसका दर्द का निवारण हो जाता है हम लोगों के, और अगर उल्टियाँ वगैरह होती है तो उसका निवारण हो जाता है, लेकिन ये दोबारा ना हो इसके लिए कभी हॉस्पिटल ने कोई इसमें सुझाव नहीं दिया। डॉक्टर यही कहते रहे कि पैंक्रियाटाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है और पैंक्रियास ऐसा ऑर्गन है जो रिकवर नहीं होता, लीवर तो रिकवर हो जाता है। तो 2020 के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इस पेन को सहन करो, इसे सहन करना सीख जाओ। ये पैंक्रियाटाइटिस एक घातक बीमारी है और इसके साथ कैंसर सब जुड़ा हुआ है। सर, ये अटैक इफ 1 साल का हम ट्रीटमेंट जैसे जो भी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं वो लेते हैं, क्या ये चांसेस है कि ये फिर हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश। आज हम करने जा रहे हैं गुफ्तगू मेरे दोनों तरफ 4-4 के जोड़े में यूपी, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से ये आपको बहुत युवा चेहरे दिखाई दे रहे होंगे और देखने में मरीज नहीं लगते हैं, बड़े स्मार्ट से बच्चे लगते हैं, पर ये स्मार्ट यूँ ही नहीं हुए हैं, इनके वजन अचानक तेज़ी से कम हो गए। तो ये सब एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो दुनिया में लाइलाज मानी जाती है, पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट एंड क्रॉनिक बेसिकली 2 हैं, पर बहुत सारी वेरिएशन है और इसका में एक होता है वजन कम होना। हमने अपने अनुभव से, और ये अनुभव एक दिन का नहीं है, 70 के दशक में मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी के हाथों से एक नुस्खा तैयार हुआ जो आयुर्वेद के रस शास्त्र पे आधारित था, जो तांबा पारा गंधक के साथ उन्होंने 3 साल में उन टॉक्सिक मटेरियल को एक औषधि रूप में बदला और पता चला कि वो पैंक्रियाटाइटिस के गंभीर रोगियों पर फ़ायदा करती है। समय के साथ चीज़ें चलती रहीं और अब एक प्रोटोकॉल का रूप धारण कर चुका है। तो आज हम 2000 से ज़्यादा लोगों का इलाज दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। तो ये लोग भी सुनकर आते हैं। अभी मेरे सामने ये बैठे हैं जामनगर से। तो जामनगर में एक वैद्य हूँ। जामनगर में अभी भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सेंटर की स्थापना की है। तो सेंटर तो बन गया, परंतु मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब जामनगर जैसी जगह से कोई मरीज वहाँ पर जाने के बाद मेरे पास इलाज कराने आता है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, मेरे लिए दुख की बात है। क्योंकि कायदे में मेरे जैसे वैद्य को जामनगर जैसी जगह पे जाकर अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए था। तो मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने यही बताया कि तुम जामनगर से उत्तराखंड क्यों आए हो, वो तो आयुर्वेद का मक्का मदीना है। तो इन्होंने जो बोला, ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं। इन्होंने बोला कि साहब, उन्होंने कहा 2 महीने रहना होगा, पर हम आपको प्रोटोकॉल पर डालेंगे। फिर उन्होंने बाकी मरीजों से भी बात की, वो 2 महीने रह के आए थे, 21 दिन के लिए रह के आए थे, पर इनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो बात यह है कि मैं एक वैद्य हूँ, आयुर्वेद हूँ, पर जो हमारी चिकित्सा है पैंक्रियाटाइटिस के ऊपर, जो कि आज एक प्रोटोकॉल का रूप धारण कर चुकी है, हमने इस परंपरागत ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की हैं और कोशिश जारी भी हैं। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो आयुर्वेद के ऊपर आधारित है, परंतु ये परंपरागत ज्ञान आयुर्वेद से बिल्कुल अलग है। ये वात पित्त कफ की थ्योरी के साथ जुड़ता नहीं है, पर आयुर्वेद के जो सूत्र हैं, वेगों का धारण करना, नींद का धारण करना, भूख का धारण करना, प्यास का धारण करना, या चिंतित जीवन व्यतीत करना, रात्रि जागरण करना, समय पर भोजन न करना, ये आयुर्वेद के सूत्र में तो सब कुछ निहित है, परंतु रेगुलर आयुर्वेदिक चिकित्सा से इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा भी है कि आयुर्वेद के बहुत सारे लोग इसकी चिकित्सा कर रहे हैं, पर पैंक्रियाटाइटिस एक डिजीज़ है जो इनवेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। एक मरीज को एक अटैक आएगा, फिर 10 साल तक नहीं आ सकता, परंतु जिन लोगों को बार बार ये अटैक आता है, कम से कम 2 अटैक आ चुके हैं, वो रिकरिंग एक्यूट में आ जाता है या क्रॉनिक रिकरिंग में आ जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जिसमें आहार है, आयुर्वेद का सूत्र, आहार मतलब कब खाना है, कितना खाना है, किस कम्बिनेशन में खाना है, तो ये सब चीज़ें, आहार विहार, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, उनका है। और औषधियाँ जो रस शास्त्र की बनाई जाती है, उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल बना है। तो ये सब लोग बैठे हैं, इनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि संभाषा परिषद, जो चीज़ें
पब्लिक में बोली जाती हैं उसी की होती है। बंद कमरे में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बारी बारी से ये लोग अपनी जिज्ञासाएं पूछेंगे अपने फ्री मन से, और भरसक मैं प्रयास करूँगा कि जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे पेनक्रियास की एनाटॉमी भी शायद नहीं मालूम होगी, फिजियोलॉजी भी नहीं मालूम होगी, पर यह मुझे मालूम है कि पेनक्रियाटाइटिस ठीक कैसे होती है और इसको ठीक कैसे करा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हवाले। नमस्कार सर मैं सौम्यशील सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और सर पिछले 6 वर्षों से मैं पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित हूँ। सर मैं क्या जानना चाहता हूँ कि अभी 7 अटैक मुझे हो चुके हैं, तो क्या ये पैंक्रियास रिकवर होगा या नहीं होगा सर? 2 तरह की पेनक्रियाटाइटिस है, एक है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक का मतलब है कि आपके पेनक्रियाज में मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं। तो जो चेंजेस हो गए हैं वो वापस नहीं जाते। जैसे कैल्सिफिकेशन हो गया, स्टोन बन गया, एट्रॉफी हो गई, वो जितनी बन गई वो वहीं पे वहीं रहेगी, पर आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा पहला काम है कि आपको स्टेटस को, प्रोग्रेशन को रोकना। तो प्रोग्रेशन रुक गया। अब आपका जो पेनक्रियाज बचा हुआ है, अभी आपको लाइफ टाइम एंजाइम्स खाने को बोला होगा डॉक्टर ने, पर हम वो आपके आते ही बंद कर दिए। और आप जो खाना खा रहे हैं उसमें तेल भी है, उसमें पनीर भी है, दूध भी है। तो पड़ाव की जो डाइट है, ये इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम आपको क्या खिला रहे हैं, जो मौसम का है, टिंडा हो रहा है, लौकी हो रही है, तोरी हो रही है, इस इलाके में वो खिलाते हैं। तो जिस मौसम में जहाँ पर आप रहते हैं वो खाना खिला रहे हैं, एक टाइम पर खाना खिला रहे हैं, मात्रा में खाना खिला रहे हैं, और कम्बिनेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि नमकीन नाश्ते के साथ यहाँ पे दूध नहीं मिलता है। जैसे हम कई बार पराठे के साथ घर में दूध पीते हैं, तो आयुर्वेद के सिद्धांत जो हैं खाने पीने के, विरुद्ध आहार के, उसके हिसाब से आपकी औषधि हो रही है। और आपके खाने में प्रोटीन, आपके खाने में फैट, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, फल फूल। अब आजकल आम सस्ता है तो हम आम भी खिला रहे हैं। सस्ता क्यों है? क्योंकि सीज़न का है, रीजन का है। पर यही आम फरवरी में जहर हो जाएगा, क्योंकि हमारे इलाके का नहीं है। तो आपकी का जो सवाल है कि पेनक्रियाटाइटिस क्या ठीक हो जाएगी, पेनक्रियाटाइटिस ठीक हो जाएगी, पर आपके अंदर जो डैमेज हो गया है वो रिवर्स नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों को एक्यूट है, एडिमा है, इन्फ्लेमेशन है, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। सर मेरा एक्यूट ही है, अभी तक जो लास्ट आया था तो उसमें। एक्यूट ही है तो आपके पेनक्रियाज में कोई डैमेज नहीं आएगा। और इसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी 2022 में 2 वर्ष से मैं डायबिटीज़ से भी सर हाँ, तो पीड़ित वो हूँ। आपकी कंट्रोल थी, अनकंट्रोल थी? अ, सर ये नहीं समझ आया मुझे। नहीं, आपकी जो शुगर थी वो दवाई खाने से कंट्रोल में रहती थी कि नहीं रहती थी? दवाई खाने से कंट्रोल में रहती थी हाँ जी। मतलब 2 हाँ। वर्ष से दवाई खा रहा हूँ, इंसुलिन भी ले रहा हूँ सर। हाँ, तो उससे कंट्रोल है, जी ठीक थी। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि आपकी इंसुलिन अब छूटेगी, क्योंकि कुछ डैमेज हो गए हैं जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में तो नहीं है, पर पेनक्रियाज इतना डैमेज जरूर हो गया है कि वो आपका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। वो मेरे को नहीं लगता कि ठीक होगा। और अगर ठीक होगा भी, हो सकता है कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि उनकी पेनक्रियाटाइटिस के दौरान इंसुलिन छूटी, पर कुछ साल बाद उनको शुगर फिर से हुई। अच्छा। और सर एक यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। अब मैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ सर, तो हम लोगों का थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स वगैरह बहुत लंबी चल गई, तो जो खाने का हम लोगों का शेड्यूल यहाँ पे बनाया गया है 21 दिन में, वो शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाता। तो उसके लिए क्या किया जाए सर? आप सरकार में काम करते हैं तो आपको पहली बात है कि आपको कोई फांसी तो देगा नहीं। आप अपने नियम के हिसाब से लिखते हैं, नियमानुसार। तो ऑफिस टाइम पे जाइए, टाइम पे आइए, अपना काम जितना कर सकते हैं करिए। आपसे कोई सरकार में बाध्य नहीं कर सकता कि 8 घंटे का काम 9 घंटे में करना है, सर ठीक है? हाँ। तो ये तो हमारा व्यापार है, आपको अपने हिसाब से देखना है। स्ट्रेस लेना क्यों है? जी अपना स्ट्रेस दूसरों को देते रहो। ठीक है सर। अब अधिकारी जो आपके हैं वो तो ऑर्डर दे ही देंगे कि ये काम होना है, परंतु आप नहीं भी करोगे तो भी कुछ नहीं करेंगे आपका, और ज़्यादा काम करोगे तो आपको और ला देंगे। कई लोग सरकार में होते थे जो कोई काम नहीं करते, सर उनसे कोई कुछ बात नहीं करता। वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उनको नोटिस मिलते रहते हैं, जवाब होते रहते हैं, क्योंकि अब आपको पेनक्रियाटाइटिस हो गई है। पेनक्रियाटाइटिस के होने में तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप थोड़ी देर के लिए सरकारी नौकर हैं,
अभी आप कौन है, मरीज हैं, जी और जब नौकरी करके घर में आ जाते हो तब एक आदमी बन जाया करो। आप नौकरी के साथ घर में मत रहा करो। तो जैसे स्टेज पे जाके अमिताभ बच्चन एक्टर बन जाते हैं, घर में जाके माँ बाप बन जाते हैं। जी तो शूटिंग शुरू हुई, काम शुरू हो गया। तो इसको आपको अब मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये सोचिए मत स्ट्रेस है तो मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य करने में क्या स्ट्रेस होता है? मुझे हवाई जहाज पकड़ना है कल सुबह 10 बजे, तो क्या वो स्ट्रेस है या मेरी ड्यूटी है? जी तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मत जाओ भैया। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मत करो। तो सरकारी ड्यूटी है आपकी, मिली हुई है, जितना सेवा भाव से आप अपना काम कर सकते हो करो, किसी की बद्दुआ मत लो बस। मेरा नाम दिवर्ष चौहान है, मैं गुजरात जामनगर से हूँ। मुझे पैंक्रेटाइटिस नवंबर 24 में डिटेक्ट हुआ। मैंने ज़िंदगी में बस 3 बार ही शराब का सेवन बस? किया है। हाँ, एंड स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी उसके बाद से। देन मेरे को माइनर इस तरीके से प्रॉब्लम होती रही। तो मुझे पूछना था कि क्या स्मोकिंग एक रीज़न हो सकता है ऐसा कुछ होने का? आपके सामने 4 इधर और 3 बैठे हैं। स्मोकिंग करने वाले हाथ उठाना। 8 में से 2, कितने हुए? 20%। अब पड़ाव में जाना, वहां पे जाके पूछना किस किस ने शराब पी, किस किस ने तंबाकू पिया। वहाँ पे भी कम है। कम है। तो ये सब चीज़ें बीमारी होने के बाद नुकसान करती हैं और बीमारियां पैदा करती हैं। पर तंबाकू खाने से या शराब पीने से पैनक्रेटाइटिस होती है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि आपने तंबाकू खाया या शराब पी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 100+ हो चुके हैं, रोज दारू पी के, रोज तंबाकू खा के। तो विष भी अमृत के समान है यदि उचित मात्रा उचित काल में लिया जाए। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग तंबाकू, आई एम नॉट एडवोकेटिंग शराब। पर अगर आप नहीं पीते हैं तो ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा काम करें, आपको बीमारी नहीं होगी। बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। और अभी आपने बोला ना मानसिक आघात, तो मानसिक आघात, अचानक ट्रॉमा, वो बीमारी को ट्रिगर करने में। और आपने शायद सुना भी होगा, मैं आयुर्वेद के एक श्लोक को बोलता हूँ, चिंता चिता समा प्रोक्ता। चिता के ऊपर बिंदी लगा दो तो चिंता बन जाती है। चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्र मतांतरा, सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। जिंदे को चिंता जलाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। तो आप चीज भूल गए कि जिसकी मृत्यु हुई, पैदा तो हम जाए तो ही ध्रुव, जो पैदा हुआ मरेगा ही। और कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता है कि शोक ना करें। कृष्ण क्या उपदेश देते हैं कि यहाँ पर तुम अकेले हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध क्षेत्र में हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा लड़ना कर्तव्य है और जीतने के लिए लड़ना है, और तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो ऐसे समय में वो कहता है कि सुख दुख की चिंता नहीं करो। यश मनस्वी पुरुष सुख दुख की परवाह नहीं करते, जो चला गया सो चला गया। और इसके लिए ओशो को पढ़ो। ओशो ने कहा मृत्यु एक फेस्टिव है, क्योंकि जैसे हम जन्म संस्कार करते हैं वो मृत्यु संस्कार भी है। हमको तो मरना ही मरना है। तो आपने उस मृत्यु को जरा गंभीरता से ले लिया, तो डरते क्यों? मेरे से कोई पूछता है ना, कि मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, एंग्जाइटी में आते हैं कि तुम पैदा क्यों हुए हो? तो कोई कहता मुझे कुछ करना है, मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए पैदा हुआ हूँ, सबसे पूछता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हारा नहीं, मेरे को अपना पता है, मैं मरने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये बात निश्चित है कि मैं मरूंगा। तो बाकी चीज़ मैं करूंगा नहीं करूंगा ये मुझे नहीं पता। तो कई लोग बोलते हैं यार ये क्या बात हुई, पर मरना तो है ही। तो आखिर में जिस चीज़ के लिए मैंने बोल दिया तो क्या बुरा किया, मरने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस बीच में जो मेरा व्यापार है, मैं पूर्व जन्म के संस्कार या मेरे भाग्य, मैं एक वैद्य के घर में पैदा हुआ, मैंने काम किया, मैं अपना कर्तव्य करता हूँ। बाकी कब तक जीऊंगा मुझे पता ही नहीं है। तो उस जीवन से लेके मृत्यु तक का जो रास्ता है, जन्म से लेके मृत्यु तक का, वो मेरा जीवन है। और जीवन को मैं जितना शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से और परोपकारी भाव से काम कर सकूं। एक तो है कि मैं, जैसे मेरी गाय है, कुत्ते हैं, बकरी है, मुर्गियां हैं, मछलियां हैं, वो अपने लिए जीती हैं। तो कुछ मनुष्य होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, वो पशुवत हैं। एक मनुष्य है जो दूसरों के लिए जी सकता है। इसीलिए सृष्टि में परमात्मा ने जीवात्मा को बनाया है। हम मनुष्य हैं, क्या हमारे इस करने से
किसी दूसरे को फायदा होगा। इस भाव से आप काम करते रहो, मजे में रहोगे। बाकी जाए तो इधर वो, जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर, जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। तो इन शौक को आप छोड़ दो। और वो जो शौक आपने पाले, वो शौक करे भी नहीं पर बदनाम अच्छे हो गए कि दारू 3 बार पी पर हो गई पैनकेटाइटिस। ठीक। सर मेरा दूसरा सवाल है कि मुझे बॉडी बनानी है, वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो क्या प्री वर्कआउट एंड कैरेटीन मुझे इफेक्ट कर सकता है ज़्यादा? आयुर्वेद में व्यायाम करने के बारे में बताया गया है। व्यायाम का मतलब है व्यान वायु, हमारे शरीर की जो वायु है सब जगह पहुंचे। तो व्यायाम शरीरम स्थिर कारणम, शरीर में स्थिरता लाता है। अब बॉडी बनानी है, ये आपका शब्द मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे अपनी शरीर को उसकी बेस्ट पे नहीं, ले जाना है। उसका लिमिट बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि आप बॉलीवुड के हीरो तो हो नहीं कि मुझे 6 पैक चाहिए, मुझे मोटे मोटे डोले चाहिए। आपको तंदुरुस्ती चाहिए कि वो बॉलीवुड स्टाइल की बॉडी चाहिए। कुछ इन बिटवीन। एक चीज बोलो। सर बॉलीवुड स्टाइल बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो दिन भर एक ही काम करते हैं, खाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। वो आपकी तरह नौकरी करते हो? क्या करते हो? नहीं सर, स्टूडेंट था मैं, 4th ईयर में था हम्म। तभी एग्जाम। तो पढ़ाई तो करते हो ना। बॉलीवुड में कई सारे लोग जो हाई स्कूल पास हैं, तो उनके पास समय है, उनके पास खुराक है, वो सब करते हैं। तो आपको अपने हिसाब से करना है। क्योंकि व्यायाम क्या है? शनै अर्थ शनै पंथ शनै पर्वतम आरोहित शनै विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनै शनै। 6 चीजें हमें धीरे धीरे करनी है। तो कई लोग तो एकदम करेंगे। तो आपको अगर व्यायाम करना है, बॉडी बनानी है, तो फिर बहुत लंबी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आज आपने कसरत शुरू की, जब आपका सांस नाक से मुंह में आ गया, तो आप अभी छत पे गए चल के, आपका सांस फूल गया, तो आज आप इतना ही करेंगे। धीरे धीरे 2 बार 3 बार 4 बार, तो इस तरह करोगे तो कई सालों में जो आपका बिल्डअप बनेगा। और उसके साथ फिर कितना प्रोटीन खाना है, कितनी नींद लेनी है, कितनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, वो सब आपको करना पड़ेगा। देन इट शुड बी फुल टाइम प्रोग्राम। पर वो एक दिन में नहीं बनेगा। ठीक। उसके बाद करना क्या चाहते हो? पैसा कैसे कमाओगे? सर इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से। अरे तो बॉडी काहे को बना रहे हो? शौक और पेशे में फर्क है। तो जब इंजीनियर बनोगे तो दिमाग का काम है, तो उससे काम करोगे, उधर करोगे तो कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। मैं एक वैद्य हूँ, मैं बोलूँ मैं वैद्य भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो नहीं हो सकता, हमारा काम नहीं आता है। तो आप व्यायाम करो शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए, शरीर में स्ट्रेच पैदा करने के लिए। और उसको जो नियम है कि हमें कितना करना है। आजकल जिम डेथ होती है, हमारा हार्ट रेट होता है 220 माइनस एज, दैट इज कॉल्ड 100%। नॉर्मल में 70-72 रहता है। तो वो जो हार्ट रेट है उसका 70% आपको पहले 10 मिनट में पहुंच जाना है, फिर 30 मिनट मेंटेन करना है, फिर 5 मिनट कूल डाउन, हो गया काम खत्म। पर क्या करेंगे ना, आप दूसरे को देख के जब करोगे, तो कबीर दास ने बोला है, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीप, देख पड़ाई चिपड़ी मत ललचावे जीप। आपको अपनी ज़िंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर योजना बनानी है, उसके लिए एफर्ट करना है। ज़्यादा दाएं बाएं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि जो पड़ाव का ये शेड्यूल है, पूरा प्रोटोकॉल है, 6 बजे उठना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी प्रोटोकॉल को एग्जैक्टली 2 घंटे से बढ़ा दिया जाए, 6 की जगह पे मैं 8 बजे उठूँ। आपका विटामिन डी कितना था यहाँ पर? क्यों? क्योंकि वो जो सूरज देवता, हम जब कहते सूरज पे पानी चढ़ाओ, सूरज देवता को नमस्कार करो, ये बोलने की चीज़ नहीं है। सूरज में जब हम 108 बार बोलते ना, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, तो पानी से हम विकिरण को रोक रहे हैं और नंगे बदन हम विटामिन डी ले रहे हैं। तो आप जितना देर से उठोगे, सूरज में नहीं जाओगे, तो विटामिन डी की कमी होगी। और सूरज अगर बोले कि मैं सुबह 6:30 बजे नहीं निकलूंगा, 8 बजे निकलूंगा, तो एक सर्काडियन साइकिल है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो आपको एक नियमित दिनचर्या का पालन करना ही होगा। ये सोचो कि छोटा सा पैंक्रियाज, कुछ तो गड़बड़ी की होगी तभी वो बिगड़ा है, और जब आपको रास्ता मिल रहा है तो करने में क्या दिक्कत है?
टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, तो जीवन है हमारा। यू कैन नॉट चेंज, आई कैन नॉट चेंज। मैं सोचूं नहीं, मैं तो मेरी मर्जी, आप बोलो मेरी मर्जी, थोड़ी देर में आपका पेनक्रियास बोलेगा मेरी मर्जी, फिर आपकी टांग बोलेगी मेरी मर्जी, फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, सबके पास। तो आयुर्वेद में जो दिनचर्या की बात है, आज मॉडर्न साइंस ने उसको एक्सेप्ट किया है और सर्काडियन साइकिल है, यू हैव टू डिसाइड। पर आपको सूरज विटामिन डी बाहर से नहीं लेना है, आपको 1 घंटा हफ्ते में कम से कम सिर पर छतरी रख के उल्टा होके कम से कम कपड़े पहन के लेटना है, जिससे आपको विटामिन डी मिले। तो कहते हैं ना, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत है, हम कुदरत का हिस्सा है। अभी गर्मी का मौसम था, बाहर मेरे पेड़ सारे हरे हो गए, उनको लू क्यों नहीं लगी, उनको उमस क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो गर्म मौसम उनके लिए है। तो मैं भी कुदरत का हिस्सा हूँ, मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा हिस्सा है। अब मैं सोचूं मैं 24 घंटे एसी में बैठूं, तो रात को शयन करने के लिए मच्छर अगर है, आपको लगता है, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकते हो, जिसमें भी कर सकते हो। पर आप हर समय उस कंफर्ट जोन में रहोगे तो नहीं होगा, तो शरीर को साधना पड़ेगा। आपको बीमारी है लाइलाज, आप भाग्य से मेरे पास आ गए हो, ठीक करने का रास्ता मैंने दिखा दिया, तो अगर आप इसको करोगे तो ठीक रहोगे। नहीं तो आज मेरे एक थोड़ा दुख का दिन है कि 35 साल पहले, 1998, 27 साल पहले एक युवक मेरे पास आया था, उसको हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस थी, बहुत सारे अटैक हो गए थे, डैमेज हो गया था, डायबिटीज़ हो गई थी, उनको मैंने ठीक किया था। अब बड़े अच्छे मेरे पुत्रवती उनके थे संबंध, और चलते रहे। अब हमें ये तो पता नहीं दवा कब तक खानी है, किसी किताब में नहीं लिखा, इसलिए हम रिसर्च की बात करते हैं। हमें पता तो कि हमारे कब तक खानी है, क्या ये लाइफ लॉन्ग है या बीच में कोई मार्कर है, कब छोड़नी है, कब खानी है। तो उन्हें खाई छोड़ी, और आज कल सुबह उनकी डेथ हो गई पेनक्रियास कैंसर से। तो 2250 मरीजों में ये पहला मरीज है जिनको पेनक्रियाटाइटिस से पेनक्रियास कैंसर हमारे में हुआ, जबकि उनको जेनेटिक पेनक्रियाटाइटिस थी, जिसमें 55% को होता है। तो ये बीमारी खराब है, रास्ता यहाँ पर मौजूद है, अनुभवजन्य है। तो इस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए काम करो और ठीक रहो। तो बॉडी बाद में बनाना, पहले ज़िंदगी को बचाओ। नमस्कार वैद्य जी, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं झारखंड धनबाद के रहने वाला हूँ। मैं भारतीय सेना में सेवा कर रहा हूँ। 25 अप्रैल को मैं मेरा अटैक आया था, फर्स्ट एपिसोड आया था। अभी मेरा वेट 20 kg लॉस हो गया है। और वैद्य जी, मैं अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से मैं फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ? आप भाग्यशाली हैं कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर से आप बाहर आ गए, और अभी जो फ्रंट पे थे वहाँ तो आप जान हथेली पे हमेशा लेके रखते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर आपको बचाना चाहता है। और जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, आप 4 महीने मानसिक शारीरिक विश्राम करिए, इसके बाद एक नॉर्मल रूटीन आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए, देखिए आपका जो पेशा है उसमें कई बार इमरजेंसी हो सकती है कि आपको दिन रात जगना पड़े। अगर आपको जगना है, रात को खाना नहीं मिलता है, तो सबसे अच्छा है कि पानी पीते रहो। पर खाना नहीं मिल रहा है, दारू पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दारू अगर पीनी है तो कबाब भी साथ पे होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। कहते हैं शबाब, महफिल सजी हुई हो, हंसी ठट्टा हो, 2-4 घंटे का टाइम हो, तब है। ये नहीं कि गड़ा के मारा और भाग गए। तो आप सब करेंगे, नॉर्मल करेंगे। मेरे पास फौज के कुछ लोग आए हुए हैं जो जिस रैंक पे थे, उन सबके प्रमोशन भी हो गए जी। तो आप बिल्कुल। मैं रवि रंजन जी जो थे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उनके बाद पे मैं सीधा यहाँ पर पहला ही अटैक में हमने यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके बहुत मतलब राहत मिला। मुझे बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था, अभी बिल्कुल गैस नहीं है। बस गैस क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो पाचन शक्ति है, अग्न्याशय, अग्न्य माने अग्नि का स्थान, वो कमज़ोर हो गया है। तो जब आपके एंजाइम्स कुदरती नहीं बनते हैं तो खाना सड़ता है, गैस बनती है। तो हमने कोई गैस की दवा नहीं दी है, हम आपके पेनक्रियाज में जो सूजन है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग में नेक्रोटाइज हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये दवा पहले दिन से काम शुरू करती है, तो आराम आपको पक्का होगा।
क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर भी जा रहा है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस पर अब। तो तजुर्बा बहुत अच्छा है, और आप भी रवि रंजन की तरह आप भी हमारे एक लाउड स्पीकर बन के ज़िंदगी भर रहोगे, आराम से रहो। और वैद्य जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि वेट लॉस, ये वेट कितने साल तक के बाद बढ़ेगा? देखिए, 15 किलो एक वेट? होता है बीएमआई। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। आपकी जो लंबाई है उसको स्क्वायर करो और अपने वजन से कर लो, वो 18 से 24 के बीच में रहना चाहिए। तो ओबेसिटी एक पैनक्रियाटाइटिस का कारण होता है। तो आपकी बीएमआई अगर 18 से 24 के बीच में है, नहीं, कम है। मेरे को नहीं लगता कि आपके 18 से कम है अभी। मेरा अभी 56 वेट हो गया। पहले ज़्यादा नहीं था, मैं उतना मोटा भी नहीं था। हाँ, 56। 66 था बस। और लंबाई कितनी है? 172, सब 173। हाँ, 173। हाँ, तो आपका बीएमआई जो कम हुआ है वो जी। बहुत जल्दी गेन हो जाएगा, जी। बिल्कुल ठीक रहोगे। और वैद्य जी मेरा बाल भी झड़ रहा है, काफ़ी सारे लोगों का बाल झड़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। हाँ, बाल, अब क्या होता है ना कि बालों के लिए हमारे शरीर में खनिज तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनकी कमी से होता है। पर अगर आप ढंग से खाना पीता खाते रहोगे तो हो जाएगा। मेरी उम्र 66 साल हो चुकी है। मेरे साथ के ज़्यादातर लोग गंजे हो चुके हैं। पर आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है वो कहता है कि हमारे शरीर में जब खनिज धातुओं की कमी होती है तो कुबल वगैरह निकलने लगती है। अब मैं वैद्य हूँ, रस शास्त्री हूँ, अपने नुक्ते उक्ते खाता रहता हूँ। तो ये जो दवा आप खा रहे हो और खाना खा रहे हो, ये ओवरऑल फ़ायदा करती है। क्योंकि आप जिस तरह यहाँ पे नाश्ता करते हो, प्रोटीन मिलता है। हमेशा हम अमूमन शाकाहारी लोग ऐसा नाश्ता घरों में नहीं करते हैं। आलू का पराठा खा लिया, सैंडविच खा लिया, उपमा खा लिया, पोहा खा लिया, यही सब खाते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक दिन खा लिया तो आपका जितना वजन है कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन तो चाहिए चाहिए, और वो भी सुबह दोपहर शाम में बटा हुआ होना चाहिए। यानी कि एक टाइम खा लिया तो ये लंबे समय में हमारा शरीर क्षय को प्राप्त होता है और उसी तरह धीरे धीरे बनता है। जैसे आप एक दिन में फौजी, आपका रैंक क्या है? मैं सार्जेंट। जी, सार्जेंट, क्राफ्ट्समैन। सार्जेंट। तो एक दिन में नहीं बने ना, ट्रेनिंग हुई। तो जिस तरह आप ट्रेनिंग करके रिफॉर्म होते हो, उसी तरह बीमारी भी हमको एक दिन में नहीं होती है। तो अति साहस, अति व्यायाम, भूख का वेग धारण करना, निद्रा का वेग धारण करना, जो आयुर्वेद के सूत्र हैं, वो हम कई बार अज्ञानवश, कई बार कंपल्शन में, जैसे आपके साथ वो मृत्यु हो गई, आपका जोश नहीं था परंतु आप शोक में चले गए। तो शोक से होने वाले रोग आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आप अति साहस या सर्कमस्टांसेस जो हुए, इनसे पहले 2016 में वैद्य जी मेरा ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। ये कारण तो नहीं हो सकता है? हाँ, अगर आपको गॉल ब्लैडर की बीमारी हुई है तो मैं मान सकता हूँ कि आप किसी समय में नाश्ता करते ही नहीं थे। जी, पहले नहीं, घर में जब से सेना में आया तब से कर रहा हूँ। तब से तो कर रहे हो, पर पहले नहीं करता जब था गॉल ब्लैडर का हुआ, क्योंकि गॉल ब्लैडर की बीमारी में मैंने देखा है कि गॉल ब्लैडर क्यों जरूरी है। एलोपैथी में कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। परंतु लिवर में बनता है बाइल। जैसे गंगा आसमान में होती है, वो धरती पे गिरने के लिए शिव जी की जटा चाहिए, गिर जाती। तो शिव जी की जटा जो है वो गॉल ब्लैडर है। वो गॉल ब्लैडर में आता है और फिर हमारे खाने के हिसाब से रिलीज़ करता है। और खाने में अगर फैट नहीं हो तो रिलीज़ ही नहीं करेगा। तो जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं या चाय पीते हैं या फैट फ्री खाना खाते हैं या अनटाइमली खाना खाते हैं, उनका गॉल ब्लैडर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो अगर लोटे में पानी रुका रहेगा तो काई जमेगी, फिर स्लज बनेगी, फिर पथरी बनेगी। और जब वो ऐसा हो जाएगा तो स्टोन बन गया। अब वो स्टोन क्या है कि लिवर के अंदर जो बाइल है, वो आपका जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन है पेनक्रियाज, जिसके ऊपर लोड पड़ जाता है। तो ये खूब अच्छी तरह पता है कि गॉल स्टोन एंड पेनक्रियाटाइटिस का आपस में संबंध है। पर गॉल स्टोन के पीछे भूखा रहना, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, ये मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो अब आपका क्योंकि गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, खान पान का चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जो हो गया सो हो गया, बीती बात बितार के आगे की सुध लाई। पर आपकी बॉडी में पेनक्रियाज पे आप स्ट्रेस 2016 में दे चुके हो, उससे पहले ही दे चुके हो। तो फौज में आप रहते हो, फौज में खाने को खूब मिलता है, सोने को भी मिलता है, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी होती है,
पर वहाँ पे भी रिलीवर रहते हैं। खाना तो सेम यही रूटीन हमारा भी है। हाँ बिल्कुल, वही तो, यही तो डिसिप्लिन है। 7:30 बजे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सेना तो में। देखो, फौजी डिसिप्लिन से रहना है, अनुशासन ही जीवन है। तो आप इस तरह खाओगे बिल्कुल मैं ठीक पहले रहोगे। वैद्य जी मैं चाय बहुत पीता था सुबह उठते 5 बजे उठ के। तो गॉल स्टोन ऐसे ही थोड़ी हुआ है। जी, मैं 5 बजे चाय पी के भागने चला जाता था रनिंग के लिए। तो ये बीमारी होने के लिए आपने मेहनत की है, ये बिना बात नहीं दी ईश्वर ने। ईश्वर ने तो आपको अच्छे घर में पैदा किया, अच्छी माँ बाप दिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्म थे, आपका भाग्य था। परंतु आपको जब मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया थोड़ा सा। अब चलो, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसको। चाय आप पी पाओगे साल में 5-6 बार पिकनिक में, तो चाय हैबिचुएटेड तौर पे बुरी है। अभी आप लोगों ने अपराजिता की चाय पी, इसमें कोई नशा नहीं है, ये फूलों की चाय है। तो जिस समय अपराजिता मिल गई, गुड़हल मिल गया, जीरा मिल गया, ये सब चीज़ें हमारे को काम करती हैं। पर जो चाय हमारे देश में मिलती है, वो चाय दूध और चीनी वाली चाय, वो किसी भी तौर से फ़ायदेमंद नहीं है। काली चाय जो होती है ना, 1.5-2 लाख रुपए किलो वाली, पानी में डाला, तो जिस चाय में दूध और चीनी डलता है वो चाय है ही नहीं। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम अंशला है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को पैनक्रेटाइटिस 2017 में स्टार्ट हुआ जब मैं 13 साल की थी। आपको 2020 से 2025 के बीच में हाँ। क्या तकलीफ थी, क्यों आई हो यहाँ पर? 2020 में भी अटैक आया था, 2021 में भी अटैक आया, फिर 2022 में अटैक नहीं आया, 23 में अटैक नहीं आया, 24 में भी अटैक नहीं आया, पर 25 पर मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। और 25 में जाके अभी मेरे को ये पूछना है कि इस बार जो मेरे को पेन हुआ जून के अंदर, फिर अटैक आया ना? हाँ, बट वो मेरे को एब्डोमेन में पेन नहीं हुआ, वो बैक में पेन हुआ। तो क्या वो गैस्ट्राइटिस का पेन था या नहीं नहीं, आपको जब अटैक हुआ तो ठीक कैसे हुआ? सर ठीक नहीं हुआ, खाना खाने के बाद पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक हुआ, आप डॉक्टर के पास गए कैसे? नहीं, जून में हमने यहाँ की अपॉइंटमेंट ले चुके थे, तो हम डॉक्टर के पास गए नहीं, हम गए ही डायरेक्ट नहीं। जुलाई अच्छा, आप पे सीधे आए। आ गए। हाँ। तो आपका एमाइलिस लाइपिस बढ़ा हुआ था जब आए यहाँ नहीं। पर? कुछ नहीं था, नहीं। आपको हुआ था। हाँ। पैनक्रेटाइटिस में इंडाइजेशन एक कॉमन रहता है, और क्योंकि आपको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो चुकी है, तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और डिजीज़ इज इनवेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। जरूरी नहीं कि जो इनको हो आपके साथ भी हो, सबके साथ अलग अलग होगा। तो आप ये मत बोलो कि इनका वजन कम हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ, इनको डायबिटीज़ हुई तो मेरे को क्यों नहीं हुई, ठीक, इनको कैंसर हुआ तो मेरे को क्यों नहीं हुआ। तो इनवेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, बट यू आर सफरिंग विद ए क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। और क्योंकि 13 साल की उम्र में हुआ है, तो इसमें एक जेनेटिक डिस्पोजिशन भी आपकी शायद हो सकती है। पर जेनेटिक टेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव आया, तो ये एक इडियोपैथिक है। और इसके बारे में कहा जाता था कि बीमारी 24 साल की उम्र की एवरेज एज है, पर हमारे पास अंडर 11 भी आने वाले 20% पेशेंट ऐसे जो अंडर 11 आ रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है। तो इंडाइजेशन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पैनक्रेटाइटिस। आपका फीकल इलास्टिसिटी कैसा है? सर अभी हुआ नहीं है। ऐसा कितने दिनों गए हुए? मेरे को 6 दिन हो गए, बट मेरा स्टूल अच्छे से नहीं हो रहा है। तो अच्छे से जितना हो रहा उतना ही दे दो। बट सॉलिड नहीं हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। उन्होंने बोला सॉलिड सैंपल चाहिए। ओके ओके। तो जो वाटरी स्टूल है, वो ऑयली स्टूल टाइप के, वो भी पैनक्रेटाइटिस का एक सिम्टम है। घर पे नहीं होता था, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है क्योंकि घर पर आपको तेल वेल नहीं मिलता था खाने को। मैं अपना खाना खुद ही बना लेती थी। अपना खाना मैं खुद बनाती थी, मम्मी सबके लिए अलग बनाती थी, पर बट यहाँ मैं अपना पर यहाँ का खाना तो थोड़ा सा रिच है ना, हाँ। तो कोई बात नहीं है। जब आपका होगा स्टूल टेस्ट कराएंगे, तो आपका अगर पैनक्रेटाइटिस इनसफिशिएंसी है, स्टेटोरिया इज वन ऑफ द कॉज। तो आप परहेज से रहते थे, आपको नहीं होता था, अब यहाँ पर हो रहा है, तो हो सकता है कि 5-7 दिन में ये ठीक हो जाएगा आपका। सर मेरा पहला सवाल कि जो टेस्ट कराते हैं CA 19.9, वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कितना? रेंज 37 है, मेरा 139 आया है। ये क्या? पैनक्रेटाइटिस में एक प्रोग्रेशन को देखने के लिए एक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे CA 19.9 कहते हैं। और CA 19.9 अगर 300 से ज़्यादा हो जाए तो उसको पैनक्रेटिक कैंसर बोलते हैं। तो आपका थोड़ा बड़ा है, पर ये चिंता की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। सर मेरे को जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे माल अब्जॉर्प्शन तो फैट का होता ही है, चाहे वो यूरिन में हो चाहे किसी भी चीज़ में। तो मेरा भी हेयर फॉल तो बहुत एक्सट्रीम होता है। तो सर यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, अमर है, क्या उससे ये ठीक हो जाएगा? मेरा काम है आपकी पैनक्रेटाइटिस को ठीक करना।
इसके प्रोग्रेशन को रोकना, और फिर अच्छे शैम्पू और खुराक, अच्छी डाइट से बालों पर फर्क पड़ता है। तो मैं बालों के अगर बाल ना हो और पैनक्रेटाइटिस ना हो तो क्या चीज़ चाहिए? बाल और पैनक्रेटाइटिस में क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होगी? पैनक्रेटाइटिस। तो काम करने दो और उनको भूल जाओ, पर अभी आपके जो हैं आपको थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, उसको हम ठीक करते हैं। सर ये अटैक इफ 1 साल का हम ट्रीटमेंट जैसे जो भी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं वो लेते हैं, क्या ये चांसेस हैं कि ये फिर हो सकता है? बिल्कुल। हमारे पास जो डेटा है 10% लोगों में ये बीमारी दोबारा आती है, परंतु बाकी भी नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है? तो ये अभी जो साहब बोल रहे थे ना कि साहब ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो मान लो मैंने किसी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, गैराज में गई, ठीक हो गई, मैं उससे पूछूं साहब एक्सीडेंट तो नहीं होगा? तो गाड़ी तो आपको चलानी है। तो अगर आप ढंग से रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्ते सर, मेरा नाम भव्य गोयल है, मैं 17 साल का हूँ और मुझे पहला अटैक 4 साल पहले आया था, जून 20 में। तो उसके बाद मुझे हर साल 4 या 5 अटैक आते थे। तो इसका क्या कारण है कि बच्चों में क्यों हो रहा है? मैं 13 साल का था तब हुआ था पहला अटैक। तो मेरी तरफ ये भी 13 साल की बैठी है, तुम भी 13 साल के बैठे हो। नहीं, मेरे शहर में एक 5 साल का बच्चा है, उसे भी हुआ तो था। मेरे पास तो 2.5 साल वाला भी आया है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों हुआ, पर ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे पास हो रही है, पर जिसको भी हुआ उसको मेरी दवाइयाँ काम करती है। वो 2.5 साल का हो तो, 5 साल का हो तो, और 13 साल का हो तो, या बड़ी उम्र का हो तो ये ठीक होती है। क्यों ठीक होती है ये भी नहीं मालूम मेरे को, पर इतने सारों से ठीक हो रही है तो इसका मतलब इस दवाई के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छिपा हुआ है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से फल को गिरते हुए देखा, बार बार गिर रहा है, तो उसके पीछे एक थ्योरी थी। तो अमर पैनक्रेटाइटिस को ठीक करती है, ये जो हमारी चिकित्सा है ठीक करती है, मेरे को मालूम है। तो क्यों हुआ मैं नहीं बता पाऊंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है, मैं बरेली यूपी से हूँ। तो मेरा ये पूछना है कि 1 साल का जो पूरा ट्रीटमेंट कोर्स है, इसको करने के बाद लाइफ नॉर्मल क्यों हो जाती है? तो मतलब मेरी नॉर्मल तो ये थी कि मेरी सोशल लाइफ पहले पूरी बहुत ज़्यादा थी, आना जाना सब जगह बहुत था, और मतलब महीने में 2-3 बार तो पार्टीज इस तरह की भी होती रहती थी कि रात के 2-2:30 बज रहे हैं आने में। तो नॉर्मल क्या नॉर्मल वो रहेगा? और मतलब जैसे मैं खस्ता या कचौड़ी वगैरह खाने का थोड़ा शौकीन हूँ, तो वो क्या कभी मैं खा पाऊंगा फिर से? एक दुआ है, ताते पैर पसारिए जाती लंबी सौर। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक 66 वर्षीय वैद्य, पर कभी मैं 18 साल का भी था। तो मुझे याद है 1981, तो 1981 में ऐसे रहूँगा 20-21 साल का, और मैं अस्थल बोर्ड में पढ़ता था। तो रोहतक में दूध का रुझान ज़्यादा है, जाट लोग रहते हैं, तो अज्ञानता तो सबके अंदर भरी हुई है। मैं भी कोई 30 मार का तो नहीं, समय के साथ तजुर्बा आता गया। तो कमरा लेके रहते थे, तो सुबह सुबह दूध पी लेते हैं। जवान शरीर था, दंड पेलता था खूब, आपकी तरह जो था ना बिल्डिंग फ्रीक, एक्सरसाइज फ्रीक, 1200 रस्सी कूदना, 220 दंड पेलना, 400 उठक बैठक लगाना, पता नहीं क्यों करना है, डोले होने जब क्या करेंगे। आज मैं एक देख रहा था कि एक आदमी के पास 6 पैक्स है और 6 गाड़ी है, तो लड़की किससे शादी करेगी? 6 गाड़ी वाले से। और हम सारे जो लड़के लोग हैं ना 6 पैक बनाने में लगे रहते हैं, और बेटे 6 पैक, ठीक। तो 1.5 लीटर दूध पी लेता था सुबह सुबह, और कॉलेज चला गया। फिर 1:30-2 बजे होते तो भूख लगती थी जोर से। तो रोहतक में, हमारा शहर से दूर था, सिटी बस आती थी, वो फिर हमको लेके जाती थी। वहाँ एक प्रीतम ढाबा था, और वहाँ हमने अपनी डाइट
फिक्स करी हुई थी, ₹1.25। तो घी हमारा होता था, बाकी वो दाल फ्राई कर देता था, एक सब्जी देता था, रोटी देता था। तो आई रिमेंबर 13 तंदूरी रोटी एक दिन में खाई थी। वो मेरी आयु थी और उस समय ठूस के खाता था। तो उन सब का नतीजा ये क्या हुआ कि मेरी माँ मेरे को बोलती रही कि बेटा शरीर को शरीर समझो, आराम से खाओ। एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था। तो घर में 6 भाई बहनों में मैं ही उतरने था, मैं ही सुनता नहीं था, मेरी मर्जी। तो सबसे ज़्यादा बीमारी मैं लेके बैठा हूँ। वो बदकिस्मती से मैं या खुशकिस्मती से मैं वैद हूँ, तो आज जिंदा बैठा हूँ इन दवाइयों के साथ में। क्योंकि डायबिटीज़ मुझे है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, खानदानी ब्लड प्रेशर है, उसकी दवा अंग्रेजी भी खाता हूँ, पर आयुर्वेद भी खाता हूँ। पर जब खाता हूँ ना तो हंसता हूँ अपने पे, बेटे अब खाना तंदूरी रोटी। अब एक तंदूरी रोटी खा ली तो बहुत है। तो आयु के हिसाब से बीता हुआ कल हमारा आज नहीं हो सकता। अब आपने जो खाना था खा लिया। रातों रात जगता था, 10 रात 10 मुल्कों में सोने का रिकॉर्ड है, 15 दिन में 48 फ्लाइट्स लेने का रिकॉर्ड है, 2 घंटा 35 मिनट में दिल्ली देहरादून गाड़ी चलाने का ऑर्डर है। ये सब मैंने खुराफातें करी। अब आपको तंदुरुस्त रहना है तो तंदुरुस्त रहने का वही नियम है जो आपके केशव अग्रवाल जी कर रहे हैं। आप जानते रहो उनको, आप काशीपुर वाला के थ्रू आए हो, सत्यम जी के। तो सत्यम जी के जो ताऊ जी हैं उनका मैंने पैनक्रेटाइटिस ठीक किया हुआ है। वो क्यों आपको लेके आए मेरे पास आए? क्योंकि उनके घर वो सुबह उठते हैं, एक नियम के साथ जीते हैं, खाते पीते हैं, उनका CA-19 भी बढ़ गया था, अब आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब आपको डेंट लग चुका है, यू आर नॉट ए मर्सिडीज के न्यू मॉडल नहीं हो, डेंट लग चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, तमीज चलाओ। तो ये सब चीज़ें ठीक है, परंतु ये पैनक्रेटाइटिस एक घातक बीमारी है और इसके साथ कैंसर शब्द जुड़ा हुआ है। अब आपको ठीक मैं कर दूंगा और ठीक रहने के लिए आपको जीवन में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो झेलना पड़ेगा। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अक्टूबर में अभी एक ऐसा फंक्शन है जो अवॉइड नहीं करा जा सकता, मेरे अपने भाई की शादी है। तो करो, तो किसने करो का? तो मतलब सर फिर तब देर तक जागना होगा, तो क्यों जागना होगा? क्योंकि सर दिन में शादी कर लो। मेरे पिताजी गुजर गए थे और छोटा भाई था मेरा, अब मैं ही बाप था। उसकी शादी दिल्ली हुई, मैंने देखा मेरी ताकत नहीं है कि दिल्ली बारात लेके जाऊं, रात भर जगूं। हम सुबह गए, शाम को आ गए, शादी दिन में हो गई। आपको दुनिया को दिखावे के लिए भी होता है। और आपको खाना, अभी भी मैं बहुत सारी शादी में जाता हूँ तो अपना आटा मान के लेके जाता हूँ, एक दिन पहले मंडा हुआ होता है, वहाँ जाके 2 तंदूरी रोटी बन जाती है, 2 पानी पूड़ी भी खाता हूँ, दही बड़ा भी खाता हूँ, तेल वाला नहीं खाता हूँ, खा के आ जाता हूँ। अब आपको बीमारी है ना भाई, तो यहीं रहेगा, आपको अपने सेहत का काम खुद ही करना है। अब रात की शादी हो, दिन की शादी हो, अगर आपको अटैक हो गया तो शादी तो रुकेगी नहीं। अगर आपको लगता है कि शादी में एग्जर्शन होगा तो दिन में कर लो। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रेष्ठ चौधरी है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे को अक्यूट पेनक्रेटाइटिस है और मेरे को नवंबर 2022 में डिटेक्ट हुआ। तो उस टाइम मेरा जो लाइपेज गया था वो 1000 गया था। उसके बाद एक सिलसिला चालू हो गया लूज मोशन का, पेट में गैस रहना, ब्लोटेड फील करना, मतलब काम में मन नहीं लगता था इन सब के बाद। तो ये काफ़ी टाइम तक चला, फिर मेरे को काफ़ी अटैक आए। आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, मेरे को टोटल 9 अटैक आ चुके हैं अभी तक। जो लास्ट अटैक था उसमें मतलब डिटेक्ट हुआ है कि मेरे को सूडोसिस्ट भी बन चुकी है, लेकिन अभी छोटी है तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इंटरवेंट नहीं करेंगे हम सर्जिकली, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। बट ये सारा पूरा मेरे को परेशानी रहती है, हमेशा रहती है, अभी भी थी जब यहाँ पर आया था उस टाइम पर भी थी, बट अब दवाई खा रहा हूँ, 10 दिन मेरे को हो चुके हैं, तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि मेरी मदर को भी अक्यूट पेनक्रेटाइटिस था, उनको एक अटैक आया था और वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाई थी, उनकी डेथ हो गई थी। जेनेटिक टेस्ट डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था, मैंने वो भी कराया आने से पहले यहाँ पर, तो अभी उसका 1.5 महीना या 2 महीना कह रहे हैं कि रिपोर्ट आने में लगेगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या मेरे को चांसेस है कि पेनक्रियास का कैंसर हो सकता है दवाई खाने के बाद? पैनक्रियास कैंसर के बहुत सारे मरीज हैं जिनको पैनक्रेटाइटिस नहीं हुई और कैंसर हो गया।
तो कल क्या होगा इसके बारे में तो सोचना छोड़ दो। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, पैनक्रेटाइटिस, जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस में लिखा है कि अगर किसी क्लोज को एक को हो चुका है और फिर दूसरे को हुआ है तो टेस्ट पॉजिटिव आए ना आए, आपको जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस में आप जा चुके हो। ठीक। तीसरी बात है मेरी दवा, तो मैं भी एक जेनेटिक वैद्य हूँ। मेरे पिताजी भी वैद्य थे, मेरी बेटी भी वैद्य है और मेरे पिताजी के गुरुजी भी। और जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस की करीब 180 मरीजों के ऊपर हम अपना शोध पत्र पब्लिश भी कर चुके हैं। ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अगर जीन पॉजिटिव भी होते हैं तो मैंने उनका ऑटो रिवर्सल भी होते हुए देखा है। तो आप ये दवा खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। मैंने बताया ना 2250 मरीजों में से एक को अभी तक हुआ है और हम थोड़े और चौकस हो जाएंगे। आप लोगों पर नज़र रखेंगे, आप भी संबंध रखना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। सर एक सवाल और था मेरे को अपना प्रोफेशनल लाइफ से लेके। सर मैं KPMG में काम करता हूँ, अभी टैक्स एसोसिएट हूँ। तो होता क्या है, मेरे को 3 महीने ऐसे आते हैं साल में जब मेरे को बहुत काम होता है, मतलब मेरे को 10 घंटे का काम रहता है, 10 से 12 घंटे हो जाता है। तो उस टाइम के दौरान वैसे साल भर मतलब मेरे को खाली रहता है, मतलब इतना काम नहीं होता, जो मैनेजेबल रहता है। तो उस टाइम में जो 3 महीने होते हैं उस टाइम में मतलब किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या ठीक है? कहाँ से काम करते हो, घर से कि ऑफिस से? घर से काम करता हूँ, तो मेरा महीने का 8 दिन मुझे ऑफिस जाना होता है। 8 दिन तो खाना तो घर पे खा ही सकते हो और कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है। कंप्यूटर पे बैठ के काम। अगर बीच बीच में 15-15 मिनट के लिए आप एक वॉक कर लोगे तो क्या दिक्कत होगी? आप खाना खाओ, 5-7 मिनट वॉक कर लो। तो लंबी सिटिंग जो है बुरी होती है। और कभी खड़ो के काम कर लो, कभी बैठ के कर लो, एक वन पोजीशन में नहीं करो। सर इसमें मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे हमें 10 बजे यहाँ सोना होता है, 10 बजे सोने की आदत हो जाती है, लेकिन जब वो वाला टाइम आता है तो उस टाइम में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो क्या वो स्ट्रेच करना ठीक है कि या फिर? देखो ऐसा है कि गाड़ी की लिमिट है 80, 100 पे चलाओगे तो चलाना होगा। आप स्पीड बढ़ाओगे तो चलाने के लिए तैयार है ना। हाँ, अगर आपकी कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तो वो आखिरी थोड़ी है, क्योंकि आपके लिए सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपाले, सब कुछ छोड़ के शरीर की रक्षा करें। तो क्योंकि आपको बीमारी हो चुकी है, हेरिडिटी पैनक्रेटाइटिस है, माता जी का देहांत हो चुका है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है। तो अगर किसी दिन 10 बजे हो गए तो उस दिन सो ज़्यादा लो। अब कल क्या हुआ कि मेरी श्रीमती जी का बेंगलोर से फ़ोन आया कि वो कॉफ़ी, मेरे एक दोस्त हैं, वो अपने घर की कॉफ़ी लाए थे। मैं बहुत कम पीता हूँ। वो पेड़ के लाए तो पत्नी बोली मैं रखे आई थी, फ्रिज में रख देना नहीं तो ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा उसको को बोल दो। बोले फ़िल्टर भी मैं रख के आई थी। तो फ़िल्टर कॉफ़ी, साउथ पे सोचते हैं कि फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने कहा दे दो, बना के दे देगा। अब वो कह रही है तो मैंने पी ली और वो फ़िल्टर कॉफ़ी मैंने शाम को पी। रात को 4 बजे नींद मेरी, 4 बजे तक कबड्डी खेलता रहा, कभी इधर कभी इधर। मुझे कॉफ़ी पीते भी बैंड बज जाती है। फिर उन्होंने कहा वैद्य जी आज आपका नाम है सेशन करना है। इनके कैमरे को देखते मुझे आती है नींद। फिर मैं सोता सोता लगता हूँ। लोग कहते हैं वैद्य जी बेवड़े हैं, देखो उनकी नशे में आंखें हैं। कई सारे बोलते हैं ना कि देखो दारू भी पड़ा हुआ है, कई सारे लिखा है मेरे बारे में। तो मैंने कहा बेटा आज सो जाता हूँ। अब सोना कोई है चाबी? तो वो जो लड़की है मेरी केयरटेकर, मैंने कहा जरा मुझे दबाती रहे। तो 2 घंटे सो गया, फिर उठा तो मुझे लगा मैं कहीं दूसरी दुनिया से उठाऊँ। 2:30-3 बजे मैं उठा, अब मैं बैठ गया। तो अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े तो फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। आयुर्वेद में लिखा है जो रात्रि जागरण करते हैं उनको दिन में सो लेना चाहिए। आप क्या करोगे, रात को जगोगे भी, दिन में सोओगे नहीं, तो हो जाएगा ना। तो मैं कोई काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ करो पर बैलेंसिंग के साथ। सर एक सवाल और है मेरा, जो ये 4 महीने अभी पूरा रेस्ट लेना है, मैं वैसे 6 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ, 4 महीने अभी रेस्ट लेना है, उसके बाद ज्वाइन कर सकता हूँ वापस? आप हाँ कर सकते हो, पर लंबी सिटिंग, एक बार उठे, खाना खाया, 15-20 मिनट टहल लिए, फिर बैठ गए, तो लॉन्ग सिटिंग वन स्ट्रेच मत करो। और काम करो शरीर से, स्ट्रेस नहीं लेने का है। वो कहाँ गए? स्ट्रेस फैक्टर जो है उसको नहीं लेने का है। होता है तो ठीक है और नहीं होता है तो भी ठीक। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेने का। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है कि
ये 4 महीने का जो टाइम रहेगा, इसमें 1 घंटा 2 घंटा की स्टडी करना, क्या वो ठीक हाँ, रहेगा? आराम से बैठे पढ़ो, नॉवल पढ़ो, किताब पढ़ो, जो भी पढ़ो। मैंने बताया ना कि रिलैक्सिंग के साथ, रिलैक्सेशन के साथ पढ़ो। ठीक है, मतलब ये 4 महीने के हाँ, दौरान लेटे मैं लेटे पढ़ते रहो, करते और रहो। एग्ज़ाम दे सकता हूँ? अगर एग्ज़ाम देना है कोई तो एग्ज़ाम दे सकता हूँ? अब आ गया ना स्ट्रेस फैक्टर। कौन सा एग्जाम है जिससे स्ट्रेस नहीं होता, उसको आप आउट कर दो। अब आप उंगली पढ़ के पहुंचा पकड़ लो मेरा, पहले पहले पढ़ लूँ, मैं पढ़ ले, फिर एग्जाम भी दे दूँ, अब नहीं बोलूँगा। क्योंकि एग्जाम देने का मतलब है कि स्ट्रेस होता है, पेट में दर्द होता है, आदमी घबराहट होती है, पास होंगे नहीं फेल होंगे। ठीक है सर। सर एक कन्फ्यूज़न है मेरे को, यहाँ पर जब हम आए थे तो एक चीज़ बताई गई कि जब आप खाना खाओ तो खाना खाने के बाद आप रेस्ट करो, थोड़ी देर बैठो 10-15 मिनट, उसके बाद जाके आप रेस्ट करो। लेकिन एक ये भी चीज़ है, आपने भी अभी बोला कि थोड़ा वॉक करना भी ज़रूरी है। 100 कदम, ठीक है, 100 मतलब क्या कदम, इसका वो 100 कदम बस। सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, मतलब खाना खाना? खाया और 100 कदम चले और लेट गए, अच्छा, मतलब तो आपकी रसोई से कमरे 100 ही कदम ही तो हैं। ठीक है सर, राइट। वहाँ जो रसोई बनी है, आपको रूम सर्विस क्यों नहीं है? आप गए 100 कदम चल के आगे लेट गए। ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। सर अभी जब मैं यहाँ पर आया था तो एक फीकल लास्टेज का टेस्ट होता है, तो सर वो मेरा काफ़ी कम आया, 12 आया वो। तो सर मैंने बाकियों से भी पूछा कि उनका क्या रहा, तो उन लोगों का भी कहना यही था कि हमारा फीकल लास्टेज जो टेस्ट है वो कम आया है, और मतलब आज से पहले कभी हुआ नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो सर ये क्या दवाई की वजह से हो रहा है? नहीं, आप जब आए थे तब तो दवा शुरू भी नहीं की थी, ये तो 0 डे पे होता है। मतलब 3-4 दिन के बाद फीकल मतलब खून लास्टेज हुआ टेस्ट होता है, फिर आपका आता है जब भी होता है वो। तो ये आपका इंडिकेटिव है, और एलोपैथी का टेस्ट है, आयुर्वेद का टेस्ट नहीं है ये इंडिकेटिव है एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी। आपको जो खाने में तकलीफ हो रही थी उसकी वजह से हो रही थी, जिसके लिए डॉक्टर लोग एंजाइम्स देते हैं, जिससे इंडिकेटिव कि आपके पैंक्रियाज को एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी हो चुकी है और ये बढ़ता नहीं है। कुछ केस ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बढ़ गया, पर मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस मोर देन 70% के मेरा बढ़ गया। पर जितना भी आपका पैंक्रियाज बचेगा काम हो जाएगा, इसका दवा से कोई लेना देना नहीं। हमने बेस लाइन इवेल्यूशन किया है, और डॉक्टरों ने नहीं किया तो उनकी कमजोरी है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, वाई दे आर नॉट डूइंग इट, इट इज़ देयर जॉब। मैं आयुर्वेद का होके क्यों टेस्ट करा रहा हूँ? मैं विटामिन B12 और D3 क्यों करा रहा हूँ? आपके कम है, आपका D3 भी कम आया है। तो अब हमारे को देख के विटामिन D3 करा रहे हैं सबका। तो हमने जो ऑब्जर्व किया कि पैंक्रियाटाइटिस में थकावट क्यों हो रही है, मसल पेन क्यों हो रही है, तो थोड़ा पढ़ा तो पता चला D3 है उसमें। तो 84% में D3 कम है, फीकल इलास्टिसिस कम हो गया है। तो अब आपको अटैक आएगा ही नहीं, क्योंकि जिनका पैंक्रियास डैमेज हो गया उनको दर्द होता ही नहीं है, सीधे कैंसर होता है। तो नाउ यू आर टू मोर फियर कि जेनेटिक और फीकल इलास्टिसिस कम है, देन वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो दवा से नहीं हुआ है, ये सब आप लोग लेके आए हो यहाँ पर। तो सर जैसे अभी मेरी सिचुएशन रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की भूल है, जाओ ना उसे, अब मतलब वो रिवर्स अब हो अटैक सकता नहीं है? होगा, रिवर्स हो सकता है वो? रिवर्स कुछ नहीं होगा। आपका फीकल इलास्टिसिस नहीं बढ़ेगा, जो डैमेज होगा वही रहेगा, पर जितना है उसके साथ आप आराम से जियोगे। सोचना ही छोड़ दो। मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है 2002 में, मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 35 है। 2002 से 2025 23 साल, मैं अगर सोचूं कि ये नॉर्मल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। हाँ, ये यहीं रुक जाए बहुत है। तभी लो शुगर होके एक हार्ट अटैक और हुआ फरवरी में, पर मेरे इजेक्शन फ्रैक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो भी मैं कर रहा हूँ उससे क्या है कि काबू में चीज़ें हैं, क्योंकि वो डायबिटिक इंड्यूस हार्ट अटैक हुआ था, लो शुगर हो गई, पर कमजोरी हुई, मसल वीक हुई, पर मेरे इजेक्शन फ्रैक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ हुआ भी, तो आपके पैनक्रियाज पे अब स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं पड़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद। ठीक है सर, थैंक यू। हाय सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम जतिन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो सर अराउंड 2 महीने पहले सब कुछ मेरे साथ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम रात को पेट में दर्द हुआ, तो मेरे को वहीं पे दिल्ली में वहाँ पर ले गए, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा कि पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, इन्फ्लेमेशन है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट टाइम मेरे को डायग्नोज हुआ था तो इडियोपैथिक था, सेकेंड टाइम हुआ तो गोल ब्लैडर में स्लज आ गया, और मैंने
खुद 1 महीने में इतना वेट लूज़ किया। तो जो सेकंड टाइम अटैक आया उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो मैंने 1 महीने में इतना वेट जी, आपने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की, अभी आप जब सुन रहे थे, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। उसने काम करना बंद किया, स्लज बन गया। अब डॉक्टर को रास्ता मिल गया कि आपके गॉल ब्लैडर में स्लज है, इसलिए पैनक्रेटाइटिस है। तो आपका 10 किलो वजन कम करना गलत था। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैं एक शिकार हूँ। मेरे एक दोस्त है, बोले भाई जी आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, अब कीटो डाइट पे आ जाओ। अब दूध है यहाँ पर, बोले प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। अब मैं 1 किलो पनीर खाने लगा सुबह सुबह, ताज़ा खा सकता हूँ मैं, ठूसू हूँ मैं। और मेरे किडनी फेल हो गए। तो 2020 में मेरे किडनी ऐसे हो गए कि पैर मोटे मोटे हो गए, CKD3, जिसके बाद डायलिसिस होगी। पसीना आ गया क्योंकि मेरे पिताजी उसी से गुजरे हैं। अब क्या करूं? और किडनी में एक चीज़ हो जाए तो रिवर्स नहीं होती, जैसे पैनक्रेटाइटिस में। मैंने सोच विचार के एक अपनी दवा बनाई, कोरोना टाइम था, घोटी काटी। अब 5 साल हो गए, कुछ सूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर बदलेगा कुछ नहीं। तो हम कई बार बेवकूफ़ी कर लेते हैं। हर एक से हो जाती है, मेरे से हो गई, वैध दूँ। अब CKD भी पाल ली, हार्ट अटैक भी पाल लिया, डायबिटीज़ भी पाल ली, कैंसर भी पाल लिया। तो ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, लॉन्ग गैप, यहाँ पर एसिड गया, इसको काम नहीं मिला तो हो गया। और फैटी लिवर, अगर आपको वजन कम करना ही है तो 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना जो पड़ाव में खा रहे हैं, इससे वजन कम होता है, अगर शुगर ना हो तो कैलोरीज मैनेजमेंट है। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया। आप 3000 कैलोरी खाओगे, 2000 खर्चा करोगे तो वजन बढ़ेगा। आप कैलोरी खाओ 100 ग्राम, 100 कैलोरी कम खाओ तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शनै व्यायाम से शनै कसरत भी धीरे धीरे करना चाहिए। और जितना आप दौड़ोगे, तो पैनक्रेटाइटिस में रनिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ पैनक्रेटाइटिस। तो उसने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि उस डॉक्टर की किताबों में ये सब बातें नहीं लिखी हैं। एलोपैथी पैनक्रेटाइटिस के बारे में अभी अंधेरे में घूम रही है। अभी मेरा एक रिसर्च पेपर छपा है जिसमें हमने शराब की जगह क्या लिखा है, 93% लोग हैं जो रात को देर तक जगते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर सच फाइंडिंग्स। या 63% स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट है। तो उठते ही 2 घंटे में नाश्ता। तो मैं जो रोहतक में दूध पी के जाता था, मेरे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गया था। लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, फिर एक साथ खा लिया। अबे सुबह उठ के हलवा पूड़ी कचौड़ी जो हमारे थे ना, हम खाते थे, ठीक रहते थे। पर जो फैट वाली डाइट थी वो हमारे गॉल ब्लैडर को ठीक रखती थी। पर वो कचौड़ी कौन सी होती थी? आज भी मैंने कचौड़ी खाई है, पर चने के आटे की, घर का चना पिसा हुआ, घर का ही सरसों का तेल, 2 कचौड़ी खाई, कद्दू की सब्जी खाई, साथ में थोड़ा छेना खाया, मूली खाई, खीरा खाया, करौंदा खाया, नींबू का अचार खाया। ऐसी तो खाते हो आप लोग। साथ में घुट घुट पानी पिया, काम हो गया ठीक। तो उठते ही थोड़ा सा टहलने के बाद 2 घंटे के अंदर नाश्ता चले जाना चाहिए। हम अमूमन ऐसा काम नहीं करते हैं। फ़ोन पे लग गया, इधर लग गया, तो 2 घंटे के अंदर पूरा नाश्ता जो होता है ना बरेली का, तो बरेली का नाश्ता बुरा नहीं है, पर वो तेल जो कई बार का है, वो तेल बदलता ही नहीं है, वो पकता रहता, डालता रहता है। तो धीमी आंच का पका हुआ तेल बुरा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पूड़ी थी, पूड़ी और पराठे में, पूड़ी ज़्यादा फायदेमंद है पराठे में आटा कच्चा रहता है। तो हमारी औरतें तेज तवे पर पराठे को सेकती हैं, धुआं निकलता है, तेल जलता है, ऊपर से सिक जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। तो पराठा खाते लोगों को गैस बनती है, और पूड़ी खा के नहीं बनती है। पूड़ी क्योंकि स्टीम कुक हो जाती है, फूल जाती है ना वो। तो अंग्रेज कहता है आपने इसमें हवा कैसे भरी? तो जब तलते हैं तो उसकी स्टीम से वो पक जाती है। तो पराठे और पूड़ी में अच्छा है। तो हमारे जो पुराने नाश्ते थे बहुत अच्छे थे, पर हम रोजाना पैदल तो चलते थे। 8-10 किलोमीटर पैदल चलना मामूली बात थी हर एक के लिए। अब लाला जी दुकान जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब गाड़ी में से तो बेडरूम में जा रहे हैं। तो अगर आपको पुराना स्वाद चाहिए तो पुरानी जीवन शैली भी चाहिए। क्या कारण है कि 1937 में जो बीमारी हमारे देश में पहली बार आई, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है? ये कह रहे हैं 5 साल के बच्चे को है, 13 साल के बच्चे को है। तो जब माँ को, इनकी माँ जब ये पेट में थे तो देखना पड़ेगा उनको खून की कमी तो नहीं थी। तो खून की कमी का मतलब नहीं कि आयरन की कमी हो, बाकी मिनरल्स की भी कमी थी, और खामियाजा तो हम भुगतेंगे। तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें होती जा रही हैं, और हम लोग 88% औरतें हमारे देश की खून की कमी से पीड़ित हैं। और जिसकी खून की कमी होगी वो बच्चा पैदा करेगी तो उसमें यही तो होगा।
एंड सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइफस्टाइल बढ़िया चल रहा था, तो अब ये पूरी ज़िंदगी मतलब ऐसे ही मेरे को चलाना पड़ेगा प्रिकॉशंस ले लेके, क्योंकि अब मेरे को डर लगता है कोई भी चीज़ खाता हूँ तो पहले देखता हूँ कि क्या है इसके अंदर, कैसे बनी हुई है। डर के रहोगे तो सुखी रहोगे। मैं भी आपकी तरह हूँ ना, कि मुझे तंदुरुस्त रहना है तो तमीज़ से रहता हूँ, नहीं तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं। तो कुदरत एक नियम के हिसाब से चलती है। जानवर है ना, उनको खाना तो एक समय तक खाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो हम कुदरत में वही चीज़ें हैं। मेरे को आदत है, मेरी थाली में जितना हूँ खा जाता था, फिर बड़ी मुश्किल से उस थाली को बदला कि जब पेट बढ़ जाए छोड़ दो। तो छोड़ना नहीं है तो मैं खाना अपने आप परसता हूँ। दूसरा परसता है तो दिक्कत हो जाती है कि खाना छोड़ूंगा नहीं और ज़्यादा खाऊंगा तो तकलीफ होगी। तो पहले से ही 25 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, ये नाप तोल के काम चलता है मेरा। अभी मखाने खाने हैं तो 15 ग्राम मखाने, 200 ग्राम दूध, 1 केला, हो गया काम। क्योंकि मखाना भी कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो मैंने देखा अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। तो ये आप लकी हो कि आपको पैनक्रेटाइटिस हुई है, ये आपकी तंदुरुस्त रहने में मदद करेगी। ठीक है। एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अभी तो मैंने 1 महीने की लीव ले ली थी ऑफिस से, तो अभी जैसे मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाऊँगा तो अभी कब तक मैं अपना काम नहीं कर 4 सकता? महीने और उसके बाद क्योंकि जैसे काम करो अपना आराम से, पर रात को जग के ज़्यादा नहीं करो काम, जल्दी स्टार्ट करो। आपका भी विटामिन डी कम आया होगा। विटामिन डी मेरा ठीक था, B12 कम था। B12 हाँ जी। शाकाहारी हो आप? हाँ जी, वेजिटेरियन। तो हफ्ते में 4 बार खमीरा उठा हुआ खाना खाओ। सॉरी, कौन सा खाना? फर्मेंटेड, जैसे डोसा, इडली, ढोकला, आटे को थोड़ा फर्मेंटेड करके, क्योंकि फर्मेंटेड फूड जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो शाकाहारियों में B12 काफ़ी कम होता है। तो आज हमने एक सेशन किया 8 पैनक्रेटाइटिस के मरीजों के साथ, जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। इनके अपने सवाल हैं, और सवालों में सबसे सवाल है कि बीमारी क्यों हुई। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ बगैर कारण के नहीं होती, कारण तो है ही, पर जो किताबों में लिखा है वो कारण अलग है। एक अनुभवजन्य कारण भी है। तो रात्रि जागरण, टाइम पर खाना न खाना, अतिशन करना, अध्यशन करना, अति और अनशन करना, जैसे आपने अनशन किया, खाना खाया ही नहीं, अतिशन ज़्यादा खा लिया जैसे ये बैठे हैं, और अध्यशन एक खाने के बीच में दूसरा खाना। आप पड़ाव में खाते हैं 8 बजे के बाद, आपको 10:30 बजे तक कुछ नहीं मिलता, तो 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना मिलता है। वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालोगे। तो हमने अपने अनुभव के साथ और जो अभी की जानकारी है उनके हिसाब से, इनके कुछ सवाल थे, मेरे पास कुछ तजुर्बा है, वो आपस में शेयर किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से इन सभी को फ़ायदा होगा। और बहुत सारे मरीज जो आना चाहते हैं, उनके भी सवाल हैं जो अपने घर में बैठे हैं। इसीलिए हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि सवाल मरीजों के, जवाब वैद्य जी का। और ये जवाब केवल सतही नहीं है, ये बहुत अच्छे अनुभवों पर, प्रमाणों पर आधारित हैं, जिनके हम समय समय पर अपने रिसर्च पेपर भी डालते रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।